वॉरेन बफेट कहते हैं कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताब है, और उन्होंने सचमुच कहा कि 19 साल की उम्र में इस किताब को पढ़ने से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब मैंने इसे पढ़ा तो इसने हमेशा के लिए पैसे के बारे में मेरे सोचने का तरीका भी बदल दिया, क्योंकि ये किताब आपको मार्केट का अंदाजा लगाना नहीं सिखाती, ये आपको रातों रात अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं बेचेगी। ये असल में आपको ये सिखाती है कि पैसे, इन्वेस्टिंग और रिस्क के बारे में कैसे सोचा जाए ताकि आप सुरक्षित रहें और असल में लंबे समय में दौलत बना सकें। और आज मैं इसके 5 सबसे बड़े टेक अवे बता रहा हूं जो आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाएंगे, बेवकूफी भरी गलतियों से बचने में मदद करेंगे और आखिरकार आपको दिखाएंगे कि समझदारी से इन्वेस्ट करने का असली मतलब क्या है। टेक अवे नंबर 1, मिस्टर मार्केट। चलिए इसकी शुरुआत शायद इस पूरी किताब के मेरे सबसे पसंदीदा आइडिया से करते हैं, और ये वही है जिसमें ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी एक छोटी सी लोकल कॉफी शॉप है, कुछ खास नहीं, लेकिन ये अच्छा पैसा कमाती है, रेगुलर कस्टमर है, लगातार प्रॉफिट होता है, आपको ये पसंद है। अब हर सुबह ये अजीब पड़ोसी, मान लीजिए उसका नाम मिस्टर मार्केट है, आपकी कॉफी शॉप खरीदने के लिए एक नए ऑफर के साथ भागता हुआ आता है। पहले दिन वो अंदर आता है, मैं इस जगह के लिए आपको $1 मिलियन दूंगा। आजकल कॉफी शॉप बहुत चल रही है। मिस्टर मार्केट खुद को घसीटते हुए आता है, बहुत दुखी लग रहा है, कहता है कॉफी का धंधा खत्म हो गया है, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा $50,000 दूंगा, तुम्हें बहुत देर होने से पहले बेच देना चाहिए। उसके अगले दिन वो वापस आता है, अच्छी खबर है, $7 लाख, मैंने फिर से अपना मन बदल लिया है, कॉफी अब बढ़िया है, और ये सब हर दिन चलता रहता है। अब यहाँ मुख्य सवाल यह है कि क्या आप उसे सीरियसली लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप हंसेंगे, आप अपनी आंखें घुमाएंगे, आप कहेंगे भाई जब होश में आओ तब वापस आना। लेकिन अजीब बात यह है कि जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोग मिस्टर मार्केट की बात ऐसे सुनते हैं जैसे वो कोई फाइनेंशियल जादूगर हो। स्टॉक ऊपर जाते हैं तो अचानक सब जीनियस बन जाते हैं, स्टॉक नीचे जाते हैं तो सब रोते हैं और बेचते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑफिशियल लगता है, ये स्क्रीन पर होता है, ये न्यूज में होता है, ये सीरियस लगता है। ग्राहम का पॉइंट ये है कि मिस्टर मार्केट का व्यवहार आपके पागल दोस्त के व्यवहार से ज्यादा रैशनल नहीं है। वो इमोशनल है, वो ड्रामेबाज है, वो डर और लालच से भरा हुआ है, और ज्यादातर समय वो गलत होता है। आपको अपनी कॉफी शॉप सिर्फ इसलिए नहीं बेचनी है क्योंकि वो आज मूडी महसूस कर रहा है। स्टॉक के साथ भी ऐसा ही है। तो स्मार्ट मूव क्या है? मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का फायदा उठाएं। जब बाकी सब पैनिक कर रहे होते हैं तो कीमतें गिर जाती हैं, तभी मौके मिलते हैं। जब सब लालची होते हैं और स्टॉक पर ऐसे पैसे फेंकते हैं जैसे वो मुफ्त की कैंडी हो, तो शायद ये शांत रहने और ज्यादा पैसे ना देने का समय है। इसके बारे में सोचिए। 2020 के क्रैश के दौरान माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां बहुत सस्ती हो गई थी। इसलिए नहीं कि वे अचानक खराब बिजनेस बन गई, बल्कि इसलिए कि मिस्टर मार्केट का ब्रेकडाउन हो रहा था। जो लोग इस सिद्धांत को समझते थे वे घबराए नहीं, उन्होंने एक मौका देखा। ग्राहम का यही मतलब है जब वो कहते हैं मार्केट आपकी सेवा करने के लिए है, आपको निर्देश देने के लिए नहीं। आपका काम ये अनुमान लगाना नहीं है कि अगले हफ्ते कीमतें कहाँ जाएंगी। आपका काम ये समझना है कि आपके पास जो है उसकी वैल्यू क्या है, और तभी काम करना है जब ये समझ में आए। इसी तरह आप लंबे समय में जीतते हैं, हर चाल को टाइम करने की कोशिश करके नहीं, बल्कि ये जानकर कि कब चुपचाप बैठना है और कब फायदा उठाना है। दूसरी सीख, अटकलें लगाना बंद करें। ठीक है, चलिए इसे साफ करते हैं। इन्वेस्टिंग और अटकलें लगाना एक जैसा नहीं है, मुझे समझाने दीजिए। इन्वेस्टिंग शांत, सोच समझकर और लंबे समय के लिए होती है। ये वैसा ही है जैसे आप कोई ऐसा घर खरीदते हैं जिसमें आप सच में रहना चाहते हैं, परिवार बसाना चाहते हैं, यादें बनाना चाहते हैं। आप पड़ोस, प्लम्बिंग, स्कूलों की जांच करते हैं। आप इसे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि अगले हफ्ते कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अटकलें लगाना, ये ऐसा है जैसे आप घर सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपके नाई ने कहा कि कीमतें आसमान छूने वाली हैं। कोई आइडिया नहीं कि इसकी कीमत क्या है, कोई अंदाजा नहीं कि बगल में कौन रहता है। आप बस उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और आपसे ज्यादा पैसे देगा। और यही वो खतरा है जिसके बारे में ग्राहम हमें चेतावनी देते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब 3 चीजें हैं। आप अपना होमवर्क करते हैं, आप अपने पैसे की रक्षा करते हैं, और आप एक उचित रिटर्न की उम्मीद करते हैं। रातों रात 10 गुना नहीं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वे असल में सिर्फ अटकलें लगा रहे होते हैं। वे हॉट स्टॉक्स, मीम स्टॉक्स, हेडलाइंस के पीछे भागते हैं। वे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि YouTube या TikTok पर किसी ने ऐसा कहा है, इसलिए नहीं कि वे असल में बिजनेस को समझते हैं। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अगर मैं आपको एक पिज्जा शॉप का एक छोटा सा टुकड़ा दूं
जिसे आपने कभी देखा नहीं है, मालिक को नहीं जानते, ये भी नहीं पता कि वो पिज्ज़ा बेचता भी है या नहीं, तो क्या आप उसे सिर्फ इसलिए खरीद लेंगे क्योंकि मैंने कहा कि बहुत बड़ा बनने वाला है? बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन लोग हर दिन स्टॉक्स के साथ ऐसा ही करते हैं। यहाँ एक मशहूर उदाहरण है। 90 के दशक के आखिर में .com बबल के दौरान लोग किसी भी ऐसी चीज़ पर पैसे लगा रहे थे जिसके आखिर में .com लगा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कंपनी का रेवेन्यू जीरो था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे सपनों के अलावा कुछ नहीं बेचते थे। कीमतें आसमान छू गईं और फिर सब कुछ क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे। वैल्यू के बजाय हाइप से जल्दी अमीर बनने की उम्मीद कर रहे थे। ग्राहम का गोल्डन रूल है कि स्टॉक को एक असली बिजनेस में हिस्सेदारी की तरह समझें, क्योंकि असल में ये वही है। आप कोई टिकर सिंबल या लॉटरी टिकट नहीं खरीद रहे हैं, आप एक असली कंपनी का एक टुकड़ा खरीद रहे हैं जिसमें कर्मचारी हैं, प्रोडक्ट्स हैं, रेवेन्यू है, अच्छे महीने हैं, बुरे महीने हैं, बिल्कुल किसी भी नॉर्मल बिजनेस की तरह। और अगर आप पूरा बिजनेस नहीं खरीदेंगे तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा क्यों खरीदेंगे? यही माइंडसेट में बदलाव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या कीमत है, और अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई तो आपका कितना नुकसान होगा। इन्वेस्टिंग कभी कभी बोरिंग हो सकती है ज़रूर, लेकिन बोरिंग चीज़ें ही दौलत बनाती हैं। अंदाज़ा लगाने से तो बस आपके अकाउंट के स्क्रीनशॉट बनते हैं ठीक क्रैश होने से पहले। अगर आप स्टॉक्स को स्क्रैच कार्ड की तरह नहीं बल्कि बिजनेस की तरह मानते हैं तो आप पहले से ही ज़्यादातर लोगों से बहुत आगे हैं। वैसे अगर आपको अब तक ये सब पसंद आ रहा है और इससे कुछ अच्छे आइडिया मिल रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, उस लाइक बटन को दबाएं, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो शायद सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब काम की बात पर आते हैं। तीसरा टेक अवे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे एकदम साफ समझते हैं, क्योंकि सच कहूं तो ये उन सबसे स्मार्ट चीजों में से एक है जो बेंजामिन ग्राहम ने कभी सिखाई, और फिर भी लगभग कोई भी इसके बारे में ठीक से बात नहीं करता। बड़ा आइडिया ये है, किसी भी चीज के लिए पूरी कीमत मत चुकाओ, खासकर स्टॉक्स के लिए नहीं। क्योंकि आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप कितनी भी अच्छी रिसर्च क्यों ना कर लें, चीजें गलत हो सकती हैं, इकोनॉमी पलट सकती है, कोई कंपनी गड़बड़ कर सकती है, मार्केट बिना किसी वजह के पैनिक कर सकता है। आपको एक कुशन चाहिए, आपको गलती के लिए जगह चाहिए। इसे ऐसे समझो, अगर आप एक पुल बना रहे हैं और उस पर से गुजरने वाले ट्रकों का वजन 10,000 पाउंड है, तो क्या आप पुल को ठीक 10,000 पाउंड संभालने के लिए बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इसे 30,000 के लिए बनाते हैं, बस एहतियात के तौर पर। वो एक्स्ट्रा मजबूती आपका सेफ्टी मार्जिन है। स्टॉक्स के साथ भी ऐसा ही है। मान लीजिए आपने पता लगाया कि एक कंपनी के शेयर की कीमत $50 है, लेकिन क्या आप इसे $50 में खरीद रहे हैं? नहीं, $45 में भी नहीं। आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक ये 30 या उससे कम ना हो जाए। ये गैप आपको बचाता है। अगर कुछ गलत होता है तो ये आपको सांस लेने की जगह देता है। 2008 को देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान लोग धड़ाधड़ स्टॉक्स बेच रहे थे। जॉनसन एंड जॉनसन, कोका कोला और दूसरी मजबूत कंपनियां अपनी असली कीमत से बहुत कम पर ट्रेड कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग डरे हुए थे। तभी वॉरेन बफेट जैसे लोग पागलों की तरह खरीद रहे थे। क्यों? बहुत बड़ा सेफ्टी मार्जिन। वो अंदाजा नहीं लगा रहे थे, वो सेल पर वैल्यू खरीद रहे थे। और यहाँ एक बात है जो लोग हमेशा पूछते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मुझे कोई कंपनी पसंद है और उसकी कीमत बस बढ़ती ही जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसा हर समय होता है। मान लीजिए आपको एप्पल पसंद है, आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आप लॉन्ग टर्म में इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्टॉक बस ऊपर और ऊपर जाता जा रहा है। फोमो की वजह से तुरंत कूद पड़ने का मन करता है ना? ऐसा मत करो। गलत कीमत पर एक बढ़िया बिजनेस भी एक बुरी डील है। अगर यह अभी बहुत महंगा है तो आप इसके पीछे मत भागो, धैर्य रखो, इसे अपनी वॉच लिस्ट में डालो। सिर्फ कीमत को नहीं, बिजनेस को फॉलो करो। मिस्टर मार्केट के फिर से अपने क्लासिक मूड स्विंग्स दिखाने का इंतजार करो, और मेरा यकीन मानो वो ऐसा जरूर करेगा, तभी आपको मौका मिलेगा। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट जल्दबाज लोगों से सब्र रखने वालों तक पैसा ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है। आपकी खासियत सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या खरीदना है, बल्कि ये जानना है कि कब खरीदना है। आप उस कीमत का इंतजार करते हैं जहां आपके पास गलती की गुंजाइश हो, जहां रिस्क कम हो और फायदा पक्का हो। चौथा टेक अवे, एक तरफ चुनो। बेंजामिन ग्राहम का ये अगला आइडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सालों की कंफ्यूजन और निराशा से बचाता है। वो ये है, आप या तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर।
बीच का कोई रास्ता नहीं है। मैं इसे सबसे आसान तरीके से समझाता हूं। कल्पना कीजिए कि एक जिम में दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति कैजुअली आता है, थोड़ी जॉगिंग करता है, कुछ हल्के वजन उठाता है, हेल्दी महसूस करता है, घर चला जाता है। वे बॉडी बिल्डिंग में मुकाबला करने की कोशिश नहीं कर रहे, वे बस फिट रहना चाहते हैं और खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। वो आपका डिफेंसिव इन्वेस्टर है। दूसरा व्यक्ति, उसके पास एक प्लान है, एक कोच है, एक मील प्रेप रूटीन है, सप्लीमेंट्स हैं, वे हर वर्कआउट को ट्रैक करते हैं, वे नतीजे चाहते हैं, वे गेन चाहते हैं और वे इसमें बहुत समय लगा रहे हैं। वो आपका एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है। दोनों ही ठीक है, दोनों ही स्मार्ट हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से वाले हैं। अगर आप डिफेंसिव हैं तो ये ऐसा दिखता है, आप स्टॉक्स का पीछा नहीं करते, आप मार्केट को टाइम नहीं करते, आप CNBC को ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ट्रीट नहीं करते, आप S&P 500 जैसे बड़े बोरिंग सुंदर इंडेक्स फंड खरीदते हैं, शायद अपनी उम्र के हिसाब से बॉन्ड्स में भी थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, आप हर महीने लगातार इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या साइडवेज रहे। इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। आप साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर रीबैलेंस करते हैं और फिर आप कंपाउंडिंग को अपना जादू करने देते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। लेकिन अगर आप अलग तरह से सोचते हैं, अगर आपको बिजनेस में गहराई से जाना, मज़े के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, फाइनेंशियल डिटेक्टिव की तरह अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना पसंद है, तो ठीक है, एंटरप्राइजिंग बनो। वॉरेन बफेट भी जब छोटे थे तो यही करते थे। लेकिन ये जान लो, ये काम है, सीरियस काम है और ये ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं है। ग्राहम इस बारे में बहुत क्लियर थे। अगर आपके पास ठीक से रिसर्च करने के लिए समय, स्किल या इंटरेस्ट नहीं है तो डिफेंसिव रहो। अगर आप जुनूनी, अनुशासित हैं और दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हैं तो एंटरप्राइजिंग बनो। लेकिन बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश मत करो। यहीं पर लोग बर्बाद होते हैं। वे ट्रेंड्स का पीछा करने लगते हैं, ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं, कम कीमत पर बेचते हैं और जब चीज़ें गिरती हैं तो पैनिक करने लगते हैं। लोग इसी तरह पैसे और कॉन्फिडेंस खोते हैं। पांचवा टेक अवे, इमोशनल डिसिप्लिन। चलिए उस हिस्से के बारे में बात करते हैं जिसे कोई मानना नहीं चाहता। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो शायद आपके इमोशंस ही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बेंजामिन ग्राहम इस बारे में बहुत क्लियर थे। उन्होंने कहा था कि सफल इन्वेस्टर्स और कंगाल इन्वेस्टर्स के बीच फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, ये इमोशनल डिसिप्लिन का है। हम सब ने ऐसा होते देखा है ना? मार्केट 5% गिरता है और अचानक सब ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, मेरे स्टॉक्स नीचे चले गए। दोस्त, वे पिछले साल 40% ऊपर थे, चिल करो। या इसका उल्टा, कोई रैंडम स्टॉक रातों रात आसमान छू लेता है। हर कोई मीम्स बना रहा है, ट्विटर पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। क्या होता है? लालच आ जाता है, फोमो हावी हो जाता है। आपको लगता है कि शायद मुझे भी इसमें योलो करना चाहिए। हिस्ट्री देखो, मार्केट क्रैश होते हैं, रीबाउंड करते हैं, फिर से क्रैश होते हैं। 1999 का .com बबल या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या 2020 को ही ले लो। कुछ लोग पैनिक हो गए, सब कुछ बेच दिया। कुछ लोग शांत रहे, अच्छे बिजनेस खरीदते रहे, शोर को इग्नोर किया। अंदाजा लगाओ कि एक साल बाद कौन ज्यादा अमीर हुआ। ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है, ये तब अपने दिमाग को शांत रखने के बारे में है जब बाकी सब अपना आपा खो रहे हों। क्योंकि सच तो ये है, मार्केट ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे जाएंगे, कभी कभी ऐसे कारणों से जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, आपका काम खुद को कंट्रोल करना है। और आप ऐसा कैसे करते हैं? एक सिस्टम बनाओ, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, रीबैलेंस करो, अपने प्लान पर टिके रहो। जब आपके पास रूल्स होते हैं तो आपको पैनिक या हाइप के आधार पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती। इसे ऐसे समझो जैसे टर्बुलेंस में प्लेन उड़ाना। पायलट थोड़ी सी हलचल से व्हील को जोर से नहीं खींचने लगता, वे सिस्टम फॉलो करते हैं। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही है। ठीक है, अब इसे इस तरह से खत्म करते हैं जो असल में आपके पैसे के मामले में आपकी मदद करे। इन 5 टेकअवेज को एक पजल के हिस्सों की तरह समझो। वे अकेले नहीं बल्कि एक साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक्स को एक असली बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा, ना कि जल्दी पैसे कमाने का कोई जादुई टिकट। जब भी आप कुछ खरीदने के बारे में सोचें तो पूछें, क्या मैं इसे 10 साल तक अपने पास रखकर खुश रहूंगा, भले ही कल इसकी कीमत ना बदले? अगर नहीं तो इसे छोड़ दें। सिंपल। फिर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से खुद को बचाते हैं। जब स्टॉक तेजी से बढ़ रहे हों तो उनके पीछे ना भागें, धैर्य रखें, कीमत का इंतजार करें ताकि आपको आराम मिले, ना कि हार्ट अटैक। ये आपको महंगी गलतियों से बचाता है।
इसके बाद जब मिस्टर मार्केट नखरे दिखाए तो आप इस ड्रामे में शामिल ना हो, दूसरों को पैनिक होने दें, आप शांत रहें। कभी कभी सबसे अच्छा कदम कुछ ना करना होता है। फिर पता लगाएं कि आप कौन हैं। अगर आप स्टॉक की देखभाल नहीं करना चाहते तो इंडेक्स फंड्स के साथ रहें। अगर आपको गहराई से जानना पसंद है तो आगे बढ़ें, बस कमिट करें, बीच में कहीं भी समय बर्बाद ना करें। आखिर में अपनी भावनाओं पर काबू रखें। यही वो गोंद है जो सब कुछ एक साथ रखता है। अनुशासन के बिना इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। ऐसी आदतें बनाएं जो इसे ऑटोमेटिक बना दे। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, रीबैलेंसिंग और शोर को नजरअंदाज करना। अगर आप इन सबको एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको खुद से, हाइप से और मार्केट के पागलपन से बचाते हैं। इसी तरह ये प्रैक्टिकल बनता है। और हाँ, ये किताब एक मॉन्स्टर है। हमने अभी जो कवर किया वो तो बस ऊपरी तौर पर है। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब से और भी लेसन समझाऊं, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं जहां हम और भी गहराई से जाएं, तो नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक करें।